सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का अर्थशास्त्र का अध्याय 3 पढ़ रहे थे। उसका अगला बिंदु आएगा निर्धनता के कारण, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो निर्धनता को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहला है इसमें भूमिहीनता, यानी कृषि भूमि का नहीं होना। यदि किसान के पास कृषि भूमि कम है तो वह थोड़े अंत समय तक निर्धन होता जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब होता है काम की इच्छा होने पर भी काम नहीं मिलना। तो ये भी क्या करती है, निर्धनता बढ़ाती है। लंबे समय तक व्यक्ति यदि बेरोजगार रहता, कोई कार्य नहीं करता तो निर्धनता बढ़ती जाती है। उसके बाद में आएगा परिवार का आकार। आकार से मतलब है परिवार का बड़ा होना या परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना। यदि परिवार बड़ा है, सदस्यों की संख्या अधिक है, तो उसके भरण पोषण के लिए भी अधिक खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें पैसों की आवश्यकता होती है और निर्धन व्यक्ति वह नहीं कर पाता है। फिर अगला आएगा निरक्षरता। तो इसमें निरक्षरता का मतलब होता है अक्षर ज्ञान नहीं होना या अनपढ़ होना। अब अनपढ़ व्यक्ति में और पढ़े लिखे व्यक्ति में फ़र्क होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने जीवन चलाने के लिए कई प्रकार के रोजगार कर सकता है, कई प्रकार के कार्य कर सकता है, लेकिन निरक्षर व्यक्ति वही कार्य कर सकता है जिसमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी क्या करती है, निर्धनता को बढ़ाती है। फिर अगला आएगा खराब स्वास्थ्य या कुपोषण। खराब स्वास्थ्य का मतलब होता है अधिकतर समय बीमार रहना इंसान का, और कुपोषण का मतलब होता है शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण का नहीं मिलना। और ये सब कब मिलता है, जब व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा होता है, वो अपने खाने पीने का प्रबंध अच्छी तरह से कर सकता है। फिर अगला आएगा बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब होता है छोटी उम्र में ही बच्चों का कार्य में लग जाना, यानी पढ़ाई के अलावा छोटी उम्र में गरीबों के बच्चे क्या करने लग जाते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वह एक तो निरक्षर रह जाते हैं, और उसके बाद में श्रम का मतलब पैसे कमाने के लिए उन्हें श्रम में लगा दिया जाता है। तो वह निर्धनता को बाद में, जब बच्चा छोटा रहता है तब तो पढ़ाई का महत्व नहीं, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते, वह निर्धन होता जाता है। फिर असहायता। असहायता का मतलब होता है मन में हीन भावना का होना। जिस प्रकार से गरीब लोग ये समझते हैं कि हम तो निर्धन हैं, गरीब है, तो हमारे कोई सहायता न रहेगा, इस कारण वो किसी से कुछ कह नहीं पाते और किसी से अपनी सहायता के लिए नहीं कह पाते। तो वो क्या होता है, असहायता की भावना भी निर्धनता को बढ़ाती है। तो यही निर्धनता को कम करने के लिए फिर सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, यानी रोजगार देने के लिए कौन सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में। लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध करवाए। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी का अधिकार जिस पर होता है, और निजी का होता है कुछ निजी। जिस प्रकार से एक सार्वजनिक अपन कारखाना ले सकते हैं और एक निजी कारखाना ले सकते हैं, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके, यानी जिस मात्रा में रोजगार वाले लोग थे उस मात्रा में ये कारखाने या निजी क्षेत्र दोनों प्रभावी नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे, यानी लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार के कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते। हमें पता है कि जब तक हमारी आय अधिक नहीं होगी तो हम महंगे मकानों में नहीं रह सकते। वे शहरों में से बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, घने शहरों के बाहर, लेकिन उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली जिन्हें झुग्गी झोपड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। इसका कारण ये है कि वह वहीं शहरों में रहकर रोजगार प्राप्त करते और वहाँ पे रहने लग गए। समस्या जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटनाएं नगरीय क्षेत्रों में भी विशेषता बन गई, यानी पहले ग्रामीणों में ही निर्धन लोग या बेरोजगार लोग थे, लेकिन ये अब नगरों में भी यह समस्या बन गई है। अगला आएगा उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता है, यानी आय का मतलब होना है लोगों की इनकम। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। भूमि यानी किसी के पास अधिक भूमि और किसी के पास कम भूमि। संसाधन का मतलब होता है रोजगार में बढ़ावा करने वाले साधन, तो उनका वितरण भी असमान है। सभी के पास अपनी आय को बढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं, यानी बहुत सारी नीतियाँ बनने के बाद गरीबी को मिटाना एकदम असंभव है।
ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया, यानी राज्य सरकारों में इसने लापरवाही बरती। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित क्रियान्वयन नहीं किया गया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धन परिवारों का सुधारा जा सकता था, यानी उचित प्रकार से ये नीतियाँ लागू होती तो लोगों की गरीबी कम की जा सकती थी। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उपयोगी है ना। सामाजिक यानी इसका मतलब होता है समाज के बहुत अधिक खर्चीले जो क्रियाकलाप होते हैं वो सांस्कृतिक यानी दिखावा के रूप में भी बहुत अधिक ज़्यादा लोग खर्च कर देते है ना। और आर्थिक कारक भी इसमें उत्तरदायी रहे निर्धनता को बढ़ाने में। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं, यानी जो पैसा हम हमारे अच्छे जीवन के लिए खर्च करना चाहिए उसका सामाजिक दायित्व, जिस प्रकार से समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ प्रचलित है उनको निभाने में, धार्मिक अनुष्ठानों में क्या होता है, मेन तो धर्म का प्रसार होता है, लेकिन आजकल इनमें भी बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं लोग। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसी कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है, यानी कृषि के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगत का मतलब होता है कृषि करने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्धन कठिनाई से पूरी कर पाते हैं। जो निर्धन लोग होते हैं उन्हें ये भी टाइम पे नहीं मिलता है। फिर अब निर्धनता को कम करने के उपाय, यानी कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो निर्धनता को कम करते हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी नीति मोटे तौर पर दो कारक, एक तो क्या है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ये सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम हैं जो निर्धनता को कम करने के लिए चलाए गए हैं। अब इसके लिए आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक प्रदान करती है, यानी यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो हम काफ़ी अवसर को खोज सकते हैं। मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल की आशा, यानी शिक्षा में निवेश का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना, आर्थिक प्रतिफल का मतलब होता है हमें वेतन के रूप में प्राप्त होना की आशा में लोगों को अपने बच्चों को, लड़कियों को सहित स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करती है, यानी सभी की शिक्षा अनिवार्य, चाहे वो लड़का और लड़की हो। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास में सदित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पा सकते, है ना। यानी लोगों को प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ कब होता है, जब बच्चे पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो नौकरी करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ इन्हें बचपन में हमने पढ़ाया था तो आज ये नौकरी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है, यानी कृषि क्षेत्र अधिक नहीं बढ़ा पाए। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, यानी कृषि कम है तो लोग रोजगार कम प्राप्त होते हैं, उनके खाद्यान्न कम पैदा होता है, क्योंकि निर्धन लोगों को एक बड़ा भाग गांव में रहता है। यानी अधिक निर्धन लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, और वे अधिकतर किस पर हैं, कृषि पर आधारित है, लेकिन उनके पास पर्याप्त कृषि नहीं है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की स्पष्ट आवश्यकता है, यानी ऐसे गांव को लक्ष्य करके, लक्षित का मतलब होता है कि इस प्रकार के गांवों की पहचान करके कि जिनके पास, किसानों के पास भूमि नहीं है तो उन्हें अन्य प्रकार के रोजगार देकर इसकी आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों को निर्धनता को कम करने के लिए बनाए गए, यानी लोगों की निर्धनता कम करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में ये योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन, है ना। अब हम समझ सकते हैं कि 100 दिन यानी लगभग 3 महीने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास, सतत का मतलब निरंतर लोगों को विकास की ओर बढ़ाना, मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती सरकार, इसमें यह भी एक योजना। इस प्रावधान के तहत 1/3
रोजगार महिलाओं के लिए आवश्यक है, यानी महिलाओं के लिए फिक्स है कि यदि 100 पुरुष है तो उसमें 3 महिलाएं होंगी, 30 महिलाएं होंगी, 100 पुरुषों में 30 महिलाएं होगी। अब अगला आएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना। इसी तरह राज्य सरकार भी योजना के क्रियान्वयन के में राज्य रोजगार योजना गारंटी की स्थापना करेगी। ये राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश के लिए और राज्य के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। नहीं सरकार उसको दैनिक 15 दिन के अंदर यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो सरकार उसको फिर दैनिक रोजगार भत्ता यानी 1 दिन के हिसाब से उसको महीने का भत्ता देगी। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यानी काम के बदले अनाज का मतलब होता है कार्य के बदले उनको पैसा नहीं दिया जाकर क्या दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता होती है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक, अकुशल और सकुशल यानी शारीरिक काम में जरूरी नहीं व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो भी वह कार्य कर सकता है। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्र वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है। अब इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण योजना आएगी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ये हो गया। इसके बाद जिन्हें और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए गए, यानी ये राज्य के हिसाब से है तो वहाँ के लोगों को क्या खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगला आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यानी ये प्रधानमंत्री की ओर से लोगों के रोजगार बढ़ाने के लिए एक अन्य योजना है जिसे 1993 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार को सृजन करना है। यानी जो लोग शिक्षित हैं उनके लिए उनको शिक्षा से जुड़े कौन से ऐसे कार्य जो वो लोग कर सकते हैं तो उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अब अगला आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार के उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने की आवश्यक सहायता दी जाएगी। यानी लोग किसी भी प्रकार का छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार उसमें मदद करेगी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार सृजन करना है और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था कि सर्वाधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। अब अगला आएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका प्रारंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक से ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। अब इसमें क्या किया गया कि गाँव में लोग क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। 10 लोगों ने मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाए तो उसमें फिर वो 10 ने मिलकर यदि वो बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो 10 लोग अलग अलग अपना काम करके कितना उन्होंने बैंक से ऋण लिया उसको वो उतना, जैसे कोई दुकान खोली किसी ने सिलाई की दुकान खोली किसी ने कुछ, तो इस तरह से वो फिर उनको निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है, उनकी गरीबी को कम करना है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यानी ये राज्य के हिसाब से कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं तो उनको फिर अलग अलग सहायता प्रदान की जाती है। अब इन्हीं सभी से आगे निपटने के लिए कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ जो अब इस प्रकार की निर्धनता को और गरीबी को दूर करने के लिए हमें इनसे निपटना है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। अभी भी हम पूरी तरह से इसमें नहीं निपट पाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। यानी शहरों में और निर्धनता हर जगह है, ग्रामीण में भी है और शहरी में भी है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। कुछ ऐसे समूह हैं जो बहुत ज़्यादा निर्धन हैं। आशा की जा रही है कि निर्धन उन्मूलन के अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यानी हम इनको और अधिक कम कर पाएंगे, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट,
महिलाओं और समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर बढ़ते बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। यानी इतने सारे कार्य करके हम निर्धनता को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।